नतीजे आने के बाद में अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल भी हम सभी को देखने को मिलने वाला है। जी हां, जब 9 मई को पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रमुख नेता और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का नाम अब तक फाइनल नहीं हुआ है। ये फैसला विधायक दल की बैठक में किया जाएगा, जिसके लिए अमित शाह और मोहन चरण मांझी को पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में तय किया है। दोनों नेता आज रात कोलकाता पहुंचेंगे। और वहीं पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह खास दिन पर आयोजित होगा, क्योंकि अगर हम देखें 9 तारीख यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, जो बंगाल के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और ये दिन केवल एक राजनीतिक परिवर्तन का नहीं है, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से भी जुड़ा हुआ है। तो 9 मई को शपथ ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम, और आज जब केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में जो पूरा औपचारिकताएं हैं, विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री कौन होगा वो उसे चुना जाएगा। तो जल्द ही विधायक दल की बैठक होने वाली है। आज केंद्रीय पर्यवेक्षक कोलकाता पहुंचेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह और मोहन चरण मांझी को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, जहां कोलकाता पहुंचकर विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद ये पर्दा हट जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो पहला मुख्यमंत्री होगा वो आखिरकार कौन होगा। एक तरफ बीजेपी पूरी तैयारी में है, जश्न का माहौल है, तो वहीं टीएमसी में मायूसी छाई हुई है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में आए जनादेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, और इस पर अब कहीं ना कहीं चौतरफा ममता बनर्जी की निंदा भी हो रही है। बीजेपी का ये कहना है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी संविधान में खास प्रावधान है और जो कुछ भी होगा संविधान के दायरे में ही होगा। आपको सुनाते हैं। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें हम कुछ बोलना नहीं चाहते। संविधान में प्रावधान है और जो कुछ है संविधान में है। सर्वोच्च स्थान पर संविधान है, तो जो कुछ होगा संविधान के दायरे से ही होगा। तो सम्यक भट्टाचार्य को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो भी होगा संविधान के मुताबिक होगा। लेकिन ऐसे में अब क्या कहते हैं कानून के जानकार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा है कि संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री को उनके पद पर बने रहने का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो विधानसभा में बहुमत बनाए रखती है या फिर नहीं। और इसके साथ ही विकास सिंह ने यह भी बताया कि पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए। आपको सुनाते हैं। जो भी मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो राज्यपाल की मर्जी से शपथ लेता है, और राज्यपाल की जब मर्जी निकल जाती, खत्म हो जाती है, तो शपथ का कोई मायने नहीं रहता है। हमने पहले भी देखा है, कई बार ऐसे मुख्यमंत्री का हुआ है जबकि उनकी मेजॉरिटी उनकी खत्म हो जाती है उनके असेंबली में, तो राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो किसी और को जिसके पास मेजॉरिटी उसको बुला करके उसको शपथ दिलाए। एक तरह से इसको अंग्रेजी में जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में मुख्यमंत्री सिर्फ काम करता है। जिस दिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर खत्म हो जाए उस दिन राज्यपाल के पास पूरा अधिकार है कि जो बहुमत जिसके पास है असेंबली का, उसको बुला करके उसको शपथ दिलाए। आइए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री जब चुनाव हो चुके हैं और बहुमत दूसरी पार्टी को मिल चुका है, ऐसी स्थिति होती है, तो संविधान क्या कुछ कहता है ऐसी स्थिति में। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद गठन की शक्ति है, और राज्यपाल का कर्तव्य है कि सबसे बड़े दल को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। अनुच्छेद 164(1) ये कहता है कि राज्यपाल की इच्छा तक पद पर सीएम रहेंगे, और इस्तीफा अगर वो नहीं देते हैं तो ऐसे में बर्खास्तगी का भी विकल्प राज्यपाल के पास में है। यानी मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है। अनुच्छेद 172 के तहत किसी भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, और विधानसभा के विघटन की बात करें तो 5 साल के कार्यकाल के बाद स्वचालित रूप से ही विधानसभा भंग हो जाती है। बिल्कुल, तो संविधान साफ तौर पर स्पष्ट कर रहा है कि राज्यपाल के पास जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, और राज्यपाल के पास वो पावर्स है जिसका इस्तेमाल कर वो
ये सब डिसीजंस ले सकता है, ये सब निर्णय ले सकता है। तो मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे तो राज्यपाल के पास एक बड़ा अधिकार होता है, बर्खास्तगी का भी अधिकार राज्यपाल के पास होता है। और ये बड़ी साफ सी बात है, संविधान में कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसके बाद चुनाव होते हैं और चुनावों में जो बहुमत जीतता है, जिसके पास बहुमत होता है, संविधान वही कहता है कि उसी का ही मुख्यमंत्री बनता है। हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़ चुके हैं कोलकाता से, हमारे संवाददाता। आइए सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, यह कुछ बातें कोलकाता से जुड़ी, पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी ज़रूरी है कि एक तरफ तो चुनाव आयोग कड़े एक्शन मोड में है, साथ ही जब राजनीति की बात किया जाए तो एक तरफ बीजेपी में जोश है क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन ममता यहाँ जिद पर अड़ गई है, कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। संविधान क्या कहता है ये हमने स्पष्ट बता दिया है अपने दर्शकों को। भावना, कृतिका, देखिए ये ममता बनर्जी जो जिद पर अड़ी हुई है, असल में ये राजनीति है। ये भी ममता बनर्जी की राजनीति है। वो कभी कहती है वाकफ लागू नहीं होने दूंगी, जब वो मुख्यमंत्री थे, अभी अब तो थे ही कहना पड़ेगा कि जब वाकफ लागू नहीं होने देंगे, आखिर में वाकफ लागू करना पड़ा। फिर बोले थे कि एसआईआर करने देंगे, वो हुआ। खुद ही अपना नाम वोटर लिस्ट में उन्होंने डाला, और अब कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगी। तो वो भी जानती है कि अगर वो कहती है कि इस्तीफा नहीं दूंगी तो इससे नई सरकार गठन होने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि 7 मई तक उनका एक्सपायरी डेट है। 7 मई के बाद वो वैसे ही एक्सपायर हो जाएंगे, कि जो उन्होंने 2021 में जब वो शपथ लिए थे तब से जो टेन्योर है वो नियम के अनुसार 7 मई तक ही वो सीएम रह सकती है। उसके बाद उस समय के अंदर ही चुनाव करवाना था, और चुनाव करवा कर नई सरकार को वोट लेना था, शपथ लेना था। तो वो नई सरकार तो चुनाव तो हो गया है, और नई सरकार 9 तारीख को शपथ लेंगे। तो अगर वो नहीं देती है तो इसमें नैतिकता की विषय है, मोरालिटी की विषय है। संविधान या फिर कानून का कोई समस्या होगा ऐसा है नहीं, ये वो भी जानती है। लेकिन वो अपने वर्कर्स को ये मैसेज देना चाहती है कि आप देखो, मैं नहीं हार मानी, आप भी नहीं हार मानो। तो अभी उनके पास अपने वर्कर्स को एकजुट करने में कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं। और अभी वो, आप जानती है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, अब तो इंडीजोट के बाकी जो अलायंस के जो मेंबर्स हैं, अब इंडीजोट उनको दिखने लगा है। और इसके पहले जब चुनाव में थे तब वो इंडीजोट को अटैक किए थे, कांग्रेस को अटैक किए थे। और कांग्रेस के राहुल गांधी भी यहाँ पर जब दौरे पर आए थे कैंपेन में, तब ममता बनर्जी की करप्शन को लेकर उनको आलोचना किया था। लेकिन अब वो करप्शन नहीं दिख रही है। तब वो राहुल गांधी कहे थे तृणमूल मतलब तोलाबाज, अब वो नहीं दिख रहे हैं। अब उनको दिख रहे, अब वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, हम सब मिलकर चलिए, अब इंडीजोट को फिर से मजबूत करेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी पॉलिटिक्स की बातें हैं। अभी बंगाल की जनता जो है, आज कल जब ममता बनर्जी ये बात कही कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी, तो इसके लेकर काफी आलोचना हो रही है कि और कब तक, एक के बाद एक। और अब तो ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को जिस भाषा से उन्होंने आलोचना की थी, जिस भाषा से केंद्रीय बल सहित कमीशन की आलोचना की थी, कोई भी बात को जनता अच्छी तरह से नहीं लिया है। वो मैंडेट में साफ दिख रहा है। अब ममता बनर्जी कब इसको दिख पाए, वो तो ममता बनर्जी ही जानती है। इसके साथ ही सौरभ, अगर हम देखें तो सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे अमित शाह और मोहन चरण मांझी आज कोलकाता पहुंचेंगे आज रात तक, जिसके बाद में विधायक दल की बैठक होगी। फिलहाल वहां पर किस तरीके का माहौल और कौन कौन से ऐसे बड़े नाम और बड़े चेहरे इस समय सीएम रेस में आपको नजर आते हैं वहां पर? देखिए, पहले तो मैं बोल दूं कि इसमें एक वो क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी वार्निंग ले लेता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें किसी को भी नाम लेना मतलब है कि खुद को एकदम खाई के किनारे लेकर चले जाओ, कभी भी गिर सकते हो। लेकिन ये बात सब है, ये बात कुछ लोगों का ये कहना है कि ममता बनर्जी को 2 बार जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने हराया, तो साफ तरीके से वो एक बड़ा चेहरा है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा कि जब अमित शाह यहाँ पर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनके अगल बगल में समीक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार,
शुभेंदु अधिकारी सभी बैठे थे। साफ सवाल था उनसे कि बंगाल का सीएम कौन होगा। जी। तो उनका तो कहना था कि जो बंगाली है वही बंगाल का सीएम होगा। तो फिर कहना था कि आपके अगल बगल में जो बैठे हुए हैं, डायस में जो बैठे हैं, उनमें से ही कोई होगा। तो उन्होंने कहा वेट कर लो भाई। तो अभी जो है वो सस्पेंस किसी भी केंद्रीय नेतृत्व ने खुला नहीं। और आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है, आप ही बोलिए, कि जहां पर विधायक दल के नेता चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर हुए हैं। ऐसे कितने राज्य हैं? बिल्कुल। तो बंगाल में ऐसा हो रहा है, तो आप मान ही सकते हैं कि ये कितना टफ चॉइस होने वाला है। ये तो दिख रहा है। तो आगे चल के देखना पड़ेगा। बीजेपी के यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं जो नए नए सौरभ, यहाँ ये भी पूछना होगा कि 9 मई का दिन क्या निश्चित कर दिया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा? और अगर 9 मई, क्योंकि एक स्पेशल डे है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है और खासकर बंगाल का उनके साथ एक गहरा संबंध है और पूरे देश के साथ है। साथ ही साथ यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, अगर शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को हो रहा है, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ से होगा क्योंकि इतिहास यहाँ रचा गया है और इस इतिहास में जब चुनाव जीते हैं तो शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक हो, उसके लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही होगी। देखिए, शपथ ग्रहण के वेन्यू क्या होगा, कहाँ पर ये शपथ ग्रहण होगा, इसको लेकर चर्चा चल रहा है। ब्रिगेड यहाँ पर देखा गया है कि पिछली बार जब सरकारें हुई हैं तो ब्रिगेड में शपथ ग्रहण हुआ है। ब्रिगेड मतलब यहाँ का सबसे बड़ा मैदान, जहाँ पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा रैली हुआ था जी। मार्च के महीने में। वो जो सबसे बड़ा रैली हुआ था, जहां पर वो गिरीश पार्क वाला इंसिडेंट हुआ जिस दिन, वो मैदान की बात कर रहा हूँ। तो वो काफी बड़ा मैदान है ब्रिगेड परेड ग्राउंड। लेकिन सुना जा रहा है ब्रिगेड परेड ग्राउंड होगा नहीं, कुछ सिक्योरिटी का भी इश्यूज है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे। तो नेताजी इंडोर स्टेडियम यहाँ का एक स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, इसका इसका एक जिक्र हो रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिक्योरिटी के कारण राजभवन में भी हो सकता है। 2011 में भी ममता बनर्जी जब सरकार पर आई थी तब राजभवन से ही वो शपथ ली थी। तो अभी अभी इन सारी बातों को लेकर मेरे जो जानकारी मिल रही है वो सब गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे यहाँ पर, पहले ये बात कौन सीएम होगा, बाकी का पोस्ट क्या होगा, कौन कौन जी। कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, पोर्टफोलियो क्या होगा, ये सब बातें तय होने के साथ साथ ही वेन्यू का भी जिक्र होगा। और दो बातें भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। एक जी। तो कलकत्ता का कलर पूरा नील सफेद ब्लू और व्हाइट होकर रखा है, वो भी तृणमूल का पॉलिटिकल कलर है। क्योंकि वो ममता बनर्जी जब ऑपोजिशन में थी तो हर बार कहती थी कि वो हवाई चप्पल पहनती है, तो उसका भी रंग सादा और नील था। तो उससे ही सारा शहर राज्य का रंग कर दिया गया था, सरकारी भवन से लेकर हर बिल्कुल। स्ट्रीट का। यहाँ की ट्रैफिक का भी रंग वही जी। किया था। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को राइटर्स से हटाकर नवान्न यानी हावड़ा के उस पार गंगा के उस पार ले गया गया था, जिसका नाम दिया गया था नवान्न स्टेट सेक्रेटरीट का। ये सब में भी अदल बदल हो सकता है। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव भावना कृति का हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, जहां पर हर एक भाजपा एमएलए घर घर जा रहे हैं। जहां पे तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है, हिंसा की घटनाएं हो रहे हैं, वहां पे जमीन पर जाकर वो बोल रहे हैं कि ये भाजपा नहीं है, ये तृणमूल नहीं है। किसी की पार्टी ऑफिस यहाँ पर दखल नहीं होगा, किसी की पार्टी ऑफिस दखल करके भाजपा का झंडा वहां पर नहीं उठेगा। जाकर खुद भाजपा के जो एमएलए है वो बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल। इस परिवर्तन के लिए यहाँ पर आए थे। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये मतगणना के 12 बजे के बाद, 4 तारीख के 12 बजे के बाद जो जो बीजेपी हुए हैं, भाजपा हुए हैं, वो सब इस सब काम में लिप्त है। प्रशासन का साफ तरीके से कहा गया है कि सबको अरेस्ट कीजिए और रंग ना देखकर, कलर ना देखकर व्यवस्था लीजिए। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि ये चुनाव का मैंडेट हिंसा के भी खिलाफ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।